हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम अभी संवैधानिक विकास की सीरीज में चल रहे हैं और आज कोशिश करेंगे संवैधानिक विकास कंप्लीट करने की। हमने अभी तक 1935 का अधिनियम देख लिया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत हमने जो चुनाव हुए थे 1937 में, उनके परिणाम देखे, कौन सी पार्टी कौन से राज्य में जीती, कांग्रेस कितने राज्यों में जीती, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं अगस्त प्रस्ताव से आगे के लिए। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव देखेंगे, फिर क्रिप्स प्रस्ताव देखेंगे, फिर बेबेल योजना देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना देखेंगे और 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो आया वो कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया। तो देखो, उस समय हो क्या रहा था, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है, हमने कल बताया था कि 1939 में 1939 में कांग्रेस की जो जो जहाँ जहाँ सरकार थी, जिस राज्यों में, वहाँ से सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। यानी कांग्रेस ने क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किया, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो इसी को कह सकते हो, भारत को शामिल करने के लिए, है ना, भारत का सहयोग लेने के लिए क्या हुआ, लॉर्ड लिलिथको के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव रखा। वो कब रखा? 8 अगस्त 1940 को रखा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया। इसमें इन्होंने कहा, कैसा है, आप लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं या अपने संविधान की मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये प्रावधान कर सकते हैं। तब अब देखते हैं कौन से इन्होंने प्रावधान किए। याद रखना, अगस्त प्रस्ताव लाया कौन था? तो लिलित को लाए थे। उस समय के क्या थे? ये वायसराय थे भारत में। ठीक है, क्या थे? वायसराय थे, वायसराय। ठीक है, लॉर्ड लिलित को उस समय क्या थे? वायसराय थे भारत में। तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे, एक एक करके देख लें, क्योंकि देखो ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें एक पॉइंट बहुत जरूरी है। अभी हम बताते हैं वो कौन सा पॉइंट जरूरी है। इसमें कहा गया कि भारत के संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी इसमें ये नहीं बताया कि उसमें भारतीय लोग होंगे कि विदेशी लोग होंगे, यानी कौन होंगे, ये कुछ नहीं बताया। लेकिन पहली बार ये स्वीकार किया है इन्होंने अगस्त प्रस्ताव में, कह सकते हो अंग्रेजों ने, कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्रस्ताव था या कौन सी ऐसे कह सकते हो रिकमेंडेशन थी ब्रिटेन की, कि जिसके तहत संविधान सभा का पहली बार ऑफिशियली उन्होंने क्या किया, एग्री किया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। और दूसरी बात इसमें की गई कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है औपनिवेशिक शासन। ध्यान रखना, अभी डोमिनियन स्टेटस की नहीं बात हो रही है, ना ही पूर्ण स्वतंत्रता की बात हो रही है। अब ये क्या कह रहे हैं? औपनिवेशिक शासन की क्या करेंगे, हम स्थापना करेंगे, ये कह रहा है। ठीक है। तीसरी बात इन्होंने बोली कि भारत को राष्ट्रमंडल में समान साझेदारी मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? समान साझेदारी मिलेगी। इस चीज का याद होना चाहिए आपको। इन्होंने कहा जो राष्ट्रमंडल है वहां पर भी समान अधिकार होगा भारत को अन्य देशों के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बात की कि ब्रिटिश सरकार किसी भी दल को सत्ता का हस्तांतरण नहीं करेगी। ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखना। इन्होंने ये कह दिया कि चाहे तो कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, किसी को भी सत्ता का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, आप यही समझ सकते हो, यहाँ के क्या कह रहे हैं, औपनिवेशिक शासन की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हम स्वतंत्रता देंगे। ठीक है, औपनिवेशिक शासन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रस्ताव थे अगस्त प्रस्ताव के, लेकिन इनको माना नहीं गया। ठीक है, इनको किसी ने नहीं माना, तो ये चीजें खत्म हो गई थी। उसके बाद होता क्या है कि ब्रिटेन में दबाव ज़्यादा आता है, और आपको पता है कि 7 मार्च, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं कि 7 मार्च 1942, 7 मार्च 1942 को हुआ क्या कि जापान ने रंगून पर कब्जा कर लिया, है ना। जापान ने रंगून पर कब्जा कर लिया, क्योंकि आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा था। ठीक है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था,
और जापान आपको पता है जो भी मित्र राष्ट्र थे यानी उनके अपोजिट में लड़ रहा था, यानी ध्रुवीय राष्ट्रों के समर्थन में लड़ रहा था, वो तो जापान ने एक बहुत बड़ी गलती की कि उसने पर्ल हार्बर पर क्या किया, अटैक कर दिया। पर्ल हार्बर क्या था, अमेरिका का था, ठीक है, तो हवाई द्वीप पर। तो पर्ल हार्बर पर अटैक करके सबसे बड़ी गलती की। उसी के उत्तर में आपको पता है कि अमेरिका भी शामिल हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब शामिल हो गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने बम गिराए, ठीक। तो कहने का तात्पर्य है जापान उस समय क्या कर रहा था, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और रंगून तक पहुंच गया था, रंगून पर कब्जा कर लिया था। और रंगून किसके अंडर था उस समय, ब्रिटिश के अंडर था, ठीक है। तो ये दबाव भी आ रहा था उस समय। तो फिर क्या हुआ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। कौन थे, चर्चिल थे। चर्चिल ने एक प्रस्ताव भेजा और वो किसके नेतृत्व में भेजा, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। कौन, स्टैफोर्ड क्रिप्स। अगर इनके सामने सर भी लगा आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनको एक नेतृत्व में कह सकते हो, इनकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग कह सकते हो बनाया और इन्हें भेजा कहाँ, भारत में, कि भारतीयों से जाके बात करो। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, तो 22 मार्च को आया, ठीक है, याद रखना कब, 22 मार्च को आया, 22 मार्च 1942। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब इसके कारण क्या थे, तो हमने जैसे भी बताया जापान संकट। जापान संकट का मतलब क्या है, यही जो अभी बताया आपको, क्या 7 मार्च को, 7 मार्च 1942 को रंगून पर कब्जा, रंगून पर अधिकार किसका, जापान का, ठीक है, रंगून पर अधिकार कर लिया जापान ने। तो ये सब क्या हो रहे थे, दबाव थे। और क्या था, गांधी जी ने उस समय क्या कर दिया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया था, आपको पता है। और मित्र राष्ट्र जो थे उनका भी दबाव आ रहा था इन पर, ब्रिटेन पर, कि भारत से बात करो अब, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, इसी के कह सकते हो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए प्रधानमंत्री उस समय थे चर्चिल। कौन थे, चर्चिल, ठीक है, ये पीएम थे ब्रिटेन के। इन्होंने क्रिप्स को भेजा कि आप भारतीयों से जाके बात करो। अब ये भारत में आए तो इन्होंने भारतीयों के सामने क्रिप्स ने 2 प्रस्ताव रखे। एक तो क्या, युद्ध के समय, यानी क्या क्या करेंगे हम, और युद्ध के बाद, जो युद्धोत्तर यानी युद्ध के बाद, आफ्टर वॉर में क्या काम किया जाएगा, यानी वॉर के समय क्या किया जाएगा और आफ्टर वॉर क्या किया जाएगा। तो इन्होंने 2 प्रस्ताव रखे। अब 2 प्रस्तावों में क्या क्या चीजें थी, तो युद्धकालीन में इन्होंने कहा भारत की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, ब्रिटिश सरकार की होगी, ठीक है। क्योंकि जापान आपको पता है म्यांमार तक आ गया, उसके बाद में अपने नॉर्थ ईस्ट पे भी बहुत सारे बम गिरे थे जापान के। तो जापान तेजी से बढ़ रहा था, ठीक है। और इसलिए इसने कहा कि ब्रिटिश सरकार जिम्मेदारी लेगी भारत की रक्षा की, ठीक। दूसरी बात, युद्ध के कारण संवैधानिक हल तत्काल नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। इसने क्या कहा, संवैधानिक हल अभी नहीं निकाला जा सकता, अभी संवैधानिक हल को साइड रखो, अभी क्या है, युद्ध के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आ रही है युद्धोत्तर की बात, यानी आफ्टर वॉर। तो आफ्टर वॉर में क्या क्या प्रस्ताव रखे इसने, क्रिप्स ने, तो ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, है ना। वो इतना ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में स्टेटमेंट में आ जाए तो दूसरा क्या, युद्धोत्तर यानी आफ्टर वॉर। इसमें कहा गया भारतीय संविधान का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होगा, ठीक है, भारत की निर्वाचित संविधान सभा। यानी कहने का तात्पर्य यह है अब इसमें भारतीय लोग क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ इसमें यह कहा गया कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो पहली बार ऐसा किया जा रहा है, ये जरूर लिख लेना आप, पहली बार कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा करेगी। कहने का तात्पर्य है भारतीय लोग निर्वाचित होंगे उसमें और वही क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, ठीक। इसमें दूसरी बात कही गई कि जो प्रांत हैं, प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या न करने की शक्ति प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य है कि जैसे 1935 के अधिनियम में हमने देखा था कि वहां पर जो संघ बनाया गया था, तो जो
प्रांत थे, यानी सॉरी रियासतें थी, तो रियासतों को क्या किया गया कि उन्हें अपनी मर्जी पर रोक दिया गया, यानी अपनी मर्जी पर छोड़ दिया गया कि आप संघ में शामिल होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो। तो ऐसे ही क्या हुआ, इसमें ये कहा गया कि जो प्रांत हैं संविधान को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार कब ऐसा कहा गया कि निर्वाचित संविधान सभा होगी, तो वो क्या होगा, तो वो क्रिप्स प्रस्ताव होगा। ठीक है, इस चीज को याद जरूर रखना। ठीक है, प्रांतों और इसमें रियासतें भी जोड़ सकते हो, प्रांत और रियासतें भी जोड़ सकते हो, रियासतें भी हो जाएंगी इसी में शामिल। रियासतों की बात आ जाए तो प्रांत व रियासत, रियासतें, ठीक है, ये भी दोनों ही शामिल हो जाएंगे। ठीक है, रियासतें और प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या न स्वीकार करने दोनों की शक्ति दी गई, यानी कोई अगर स्वीकार करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता है तो ना करे। नेक्स्ट इसमें बात की गई, पहली बार ऐसा बोला गया कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है अभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा रहा है, डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही है। और इसमें एक चीज और बोली गई कि सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन नहीं होगा। ये बात बहुत अच्छी थी। क्या है, भारत का जो विभाजन होगा वो सांप्रदायिक आधार पर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी भारत अगर सरकार बनेगी तो वो एक ही भारत होगा, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे भारत हो आज के समय में, मॉडर्न डे में। ठीक है, वो सबकी क्या होगी, एक ही सरकार होगी, धर्म के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, क्रिप्स प्रस्ताव में ऐसा बोला गया था। देखो एक चीज याद और रखना, अब आप क्रम से ये तो सारी चीज पढ़ रहे हो, उसके बाद में एक एक लाइन में ये और लिख लेना। ठीक है, कि कौन सा पहले आया, अगस्त प्रस्ताव कब आया, फिर क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, है ना, फिर बेबिल योजना, फिर शिमला समझौता, फिर उसके बाद कह सकते हो कैबिनेट मिशन योजना। तो आप ये क्रम से जरूर लिख लेना। ठीक है, क्रम से लिखोगे, आप देखोगे हर बार हर एक परीक्षा में यहाँ से क्रम से ही क्वेश्चन बन जाता है। इनकी डेट सामने लिख लेना, कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है, और इनके अध्यक्ष लिख लेना, अध्यक्ष सदस्य, इतना तो जरूर कर लेना, है ना। और उसके बाद में अगर अच्छी तैयारी आपको चाहिए तो इसमें ये पॉइंट थोड़े थोड़े, इसीलिए हम बहुत कम कम पॉइंट लिखवाते हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना जरूरी ये हमारे लिए, उतना ही पढ़ेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। अब हुआ क्या, किस क्रिप्स प्रस्ताव को कह सकते हो मंजूरी नहीं मिली, यानी इस प्रस्ताव को मंजूरी क्यों नहीं मिली, तो हुआ क्या, देखो एक चीज देखो आप लोग, कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि डोमिनियन स्टेटस होगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस होगा, तो कांग्रेस ने कहा ये कोई मतलब थोड़ी हुआ, हम तो पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने भी डिनाई कर दिया इसे, यानी कांग्रेस ने भी मना कर दिया इसे प्रस्ताव को मानने के लिए। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अब मुस्लिम लीग किसके आधार पर करेगी, मुस्लिम लीग कह रही है सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की मनाही कर रहे हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि सांप्रदायिक आधार पर जब विभाजन नहीं होगा तो मुस्लिम लीग के हित कैसे सधेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक, यानी कहने का हिंदी में अगर इसे बोलेंगे तो उन्होंने कहा यह प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में बनाने वाला चेक है। आप लोग हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना, मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसी की हिंदी करके ज़्यादातर एग्जामों में, मतलब इसी इंग्लिश को और देवनागरी में लिख के बोल देता है ज़्यादातर, लेकिन अगर आपको हिंदी में लिखना है हिंदी में बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लो। देखो यह प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम, यह प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में बनाने वाला या भुनने वाले चेक के समान है। देखो थोड़ा बहुत हिंदी हो सकता है, गड़बड़ हो गई हो, लेकिन एक बार दोबारा देखो बनाने की कोशिश करते हैं। यानी यह प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनने वाले, यानी भुनने वाले मतलब होता है उसे कह सकते हो कैश करने के लिए, भुनने वाले चेक के समान है, यानी पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। ये किसने बोला था, तो ये बोला था महात्मा गांधी जी ने। किसने, महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये बोला। अब दूसरा एक स्टेटमेंट जो था, देखो ये कई बार आए हुए हैं इसलिए हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। दूसरा क्या था, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन क्रैशिंग बैंक।
अगर क्रैशिंग बैंक की बात आ जाए तब क्या हो जाएगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था कि यह प्रस्ताव टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। टूटते बैंक की बात आए तो देखो एक चीज बस की पॉइंट याद किया करो आप लोग, अगर टूटते बैंक की यानी क्रैशिंग की बात आए, क्रैशिंग बैंक की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं फेलिंग बैंक की बात आए तो फिर क्या हो यानी दिवालिया बैंक की बात आए तो वो कौन हो जाएंगे, गांधी जी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट हम देखते हैं। और हाँ एक डेट और लिख लो, तो ये जो प्रस्ताव था, जो कृषि प्रस्ताव था, वो क्या हुआ 11 अप्रैल 1942 को, क्या लिखते हैं यहाँ लिख दे रहे हैं 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स ने वापस ले लिया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वापस कब लिया क्रिप्स ने, तो 11 अप्रैल 1942 को ये प्रस्ताव वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बात ही नहीं बन पाई। जब बात नहीं बन पाई तो प्रस्ताव का मतलब क्या था। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं बेबेल योजना। जो बेबेल योजना थी वो क्यों लाई गई थी, ये पता होना चाहिए। आपको पता है कि ललितपुर के स्थान पर बेबेल वायसराय बन के आ रहे हैं 1943 में। इन्होंने सोचा कि भाई हम कैसे भी करके भारत को शामिल करें, ठीक है, उन चीज़ों में, किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, प्लान बना रहे हैं वो, फिर प्लान बनाते बनाते उन्हें लग गया समय लग गया। तो 14 जून 1945 को उन्होंने एक प्लान प्रस्तुत किया, उसी को कहते हैं बेबेल योजना, ठीक है। तो बेबेल योजना में क्या क्या प्रावधान थे वो हमें देखने हैं, लेकिन उससे पहले हमें कारण पता होना चाहिए। कारण क्या थे, दो तीन कारण देख लो। कि जैसे ब्रिटेन है, उस समय ब्रिटेन में क्या आम चुनाव होने वाले थे और जापान को हराने के लिए भारत का सहयोग चाहिए था, ठीक है। और भारत में अकाल की स्थिति भी हो रही थी, तो इससे भी क्या है, चिंता हो रही थी। तो कह सकते हो ब्रिटिश सरकार पर ये दबाव बन रहा था, ठीक है। इसी को देखते हुए बेबेल ने प्रस्ताव रखे। क्या क्या प्रस्ताव रखे, इन्होंने कहा युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों द्वारा अपने संविधान का निर्माण किया जाएगा। यानी ये भी अब स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय अपना निर्माण करेंगे संविधान का। और इसके बाद इन्होंने कहा कि वायसराय की परिषद में वायसराय और सेनापति को छोड़कर सभी सदस्य कौन होंगे, भारतीय होंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है, इन्होंने ये कहा वायसराय और सेनापति को छोड़कर सारे पद किसको दे दिए जाएंगे, भारतीयों को दे दिए जाएंगे। और इन्होंने कहा सीमांत और कबायली मामलों को छोड़कर शेष सभी विदेश मामले किसको दे दिए जाएंगे, भारतीयों के हाथ में होंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य धीमे धीमे उसमें सुधार हो रहा है। और इसी को देखते हुए एक और इन्होंने बात की, जो इन्होंने ये परिषद बनाई, ठीक है, ये वाली जो परिषद बनाई शिमला सम्मेलन में। तो इन्होंने कहा परिषद में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर रखी जाएगी, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसी को सबको इन्हीं सारे प्रावधानों पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया शिमला में, ठीक है। अब आप देखो शिमला में क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि गर्मियाँ हैं। तो गर्मियों में राजधानी कहाँ पहुँच जाती थी हमारी, तब शिमला में पहुँच जाती थी, ठीक है। तो वो शिमला में गर्मियों में राजधानी यानी जून में 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच में सम्मेलन बुलाया गया। और इसमें इन्होंने ललितपुर ने एक प्रस्ताव रखा कि 14 सदस्यीय परिषद बनाते हैं, ठीक है। कितना, 14 सदस्यीय परिषद बनाते हैं, जिसमें 5 सदस्य तो कांग्रेस को देने होंगे अपने, 5 मुस्लिम लीग को, जैसे कभी यहाँ बात की गई थी, देखो हिंदू मुस्लिमों को बराबर संख्या रखी जाएगी। तो 5 कांग्रेस के होंगे, 5 मुस्लिम लीग के होंगे, और 4 बेबेल स्वयं यानी इस पर निर्वाचित करेंगे, कह सकते हो मनोनीत करेंगे, सॉरी निर्वाचित नहीं मनोनीत करेंगे। तो कह सकते हो 5 कांग्रेस, 5 मुस्लिम और 4 बेबेल द्वारा रखे जाएंगे, ठीक है। ये होना था, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, कांग्रेस ने अपने 5 सदस्य रखे, उसमें एक अबुल कलाम आज़ाद का नाम रख दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रखे गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रखे गए, और एक इन्होंने अपने यहाँ से पारसी भेज दिया, और एक क्या कर दिया, एक भारतीय ईसाई कर दिया, यानी इन्होंने 5। अब मुस्लिम लीग ने इसी चीज़ का विरोध किया। किसका विरोध किया, तो विरोध किया अबुल कलाम आज़ाद का। मुस्लिम लीग ने कहा कि जो भी मुस्लिम सदस्य रखेंगे
वो क्या रखे जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रखेगी, मुस्लिम लीग रखेगी। इसी चीज़ का विरोध करते हुए क्या हुआ, ये योजना फ्लॉप हुई। तो इसीलिए 14 जुलाई 1945 को ये चीज़ समाप्त हो गई। तो इसका मतलब इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब हम कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना आई क्यों, इसके भी कारण हैं। क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन का मतलब ये है कि जो चर्चिल प्रधानमंत्री थे उनकी जगह पे क्लीमेंट एटली बने, और इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद घोषणा की, यानी वो घोषणा कब की, डेट लिख लेना जरूर, 9 फरवरी 1946 को बोला कि हम क्या करेंगे, एक मिशन भेजेंगे, कह सकते हो एक क्या भेजेंगे, एक लोगों का एक संगठन बना के भेजेंगे, एक मिशन भेजेंगे। वो क्या करेगा, भारतीयों से बात करके आएगा, और उस मिशन का काम होगा कि भारतीयों को संविधान निर्माण में प्रगति करना या संविधान निर्माण के लिए काम करना और भारत में एक अंतरिम सरकार स्थापित करना। तो इसी के एवज में एक भारत में मिशन आता है, उसका नाम क्या है, कैबिनेट मिशन योजना। अब इसकी डेट जरूर याद रखना, 24 मार्च 1946 को आई, ठीक है। अब इसके सदस्य और अध्यक्ष कई बार पूछे, तो अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस थे, ध्यान रखना पैथिक लॉरेंस थे। ये उस समय भारत सचिव थे, ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे, ये उस समय क्या थे, भारत सचिव थे, ठीक। और इसमें दो अन्य सदस्य थे, वो कौन थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ये व्यापार मंडल के सदस्य थे, और एबी अलेक्जेंडर थे, ये नौसेना प्रमुख थे भारत में, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये 3 सदस्य आए। कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे, कितने सदस्यीय आयोग था, 3 सदस्यीय आयोग था। कौन से थे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये कई बार पूछा है कहाँ से थे, तो ये व्यापार मंडल से थे, ये नौसेना प्रमुख थे, ठीक है। अब इसका देखो 2 काम थे मुख्य रूप से, एक तो एक अंतरिम सरकार का गठन करना, और दूसरा काम क्या था, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करवाना, यानी संविधान सभा का निर्माण करना। यही 2 मुख्य कार्य थे इसके। और उसके बाद में तो और भी कोई ज़्यादा मतलब के कार्य नहीं थे, जैसे ढीले ढाले संघ की बात की, राज्यों को अलग कैटेगरियों में बांटा, उससे हमें ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं चीज़ों से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मूलतः 2 प्रावधान थे। 2 प्रावधान क्या है, भविष्य के संविधान का निर्माण करने का प्रारूप कैसा होगा, और एक अंतरिम सरकार की स्थापना करने की बात की, जैसे अभी हमने बताया। तो इसमें हुआ क्या, एक संविधान सभा के निर्माण की बात की, ध्यान रखना आप, संविधान सभा का निर्माण होने लगा है, ठीक है, ये बात कर रहा है, संविधान सभा के निर्माण की बात की, ठीक है। इसने कहा एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसके जो सदस्य होंगे, यानी संविधान सभा के जो सदस्य होंगे, उनका निर्वाचन कैसे होगा, तो उनका निर्वाचन प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करेंगे, और देशी रियासतों से जो राजा रजवाड़े थे वो अपने सदस्य भेजेंगे, ठीक है। ये इसमें प्रावधान किया गया था, ठीक। देखो एक चीज याद रखो, अभी हम संविधान सभा नहीं पढ़ रहे, आज के अलावा अगर नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, संविधान सभा ही पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर सिर्फ इतना सोच लो कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अब संविधान सभा का गठन कैसे किया गया, कौन से सदस्य थे, कहाँ कहाँ से आए थे, उन चीज़ों को हम अलग देखेंगे, दूसरी क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो वो चीज़ें एकदम क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं संविधान विकास के चरण में, ठीक है। तो यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण हो रहा है पहली बार, ठीक है। कब हो रहा है, पहली बार ये निर्माण की बात कर रहा है कौन, कैबिनेट मिशन योजना। इसीलिए कहा जाता है संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ था। तो यहाँ पर संविधान सभा के निर्माण की बात कर दी, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात थी इसमें, जैसे दूसरा अंतरिम सरकार का प्रावधान था कि 14 सदस्यीय एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। अंतरिम सरकार का मतलब ये है कि ये अभी परमानेंट सरकार नहीं है। परमानेंट सरकार जब संविधान लागू हो जाएगा या मान के चलो स्वतंत्रता मिल जाएगी तब लागू होगी, यानी इसमें ऐसा अभी कोई जिक्र नहीं किया गया कब होगी परमानेंट सरकार। तो इसमें अंतरिम सरकार की बात की गई, और इसमें बताया गया कि अंतरिम सरकार का गठन कैसे किया जाएगा। तो 14 सदस्य होंगे, जिनमें से क्या होगा, 6 कांग्रेस के होंगे, 5 मुस्लिम लीग से होंगे, और एक एक सदस्य किससे होगा, एक एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय, और एक पारसी, और एक सिख होगा। हो गए ना, देखो 6 और 5 11, 11 एक 12, 13 एक 14, यानी अब 14 सदस्य हो गए। तो ये सदस्य मिलकर क्या बननी थी, एक अंतरिम सरकार बननी थी।
लेकिन होता क्या है, मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल नहीं होती है। देखा जाए तो मुस्लिम लीग इस सरकार में शामिल शुरुआत में नहीं होती है। तो कांग्रेस ने जो सरकार बनाई वो कितनी सदस्य, तो कह सकते हो, डेट जरूर याद रखना, ये डेट बहुत कई बार आई है पेपरों में, है ना। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक सरकार बनाई गई कांग्रेस की। उसमें 12 सदस्यीय सरकार थी। कितनी? 12 सदस्यीय सरकार बनाई गई। और इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, इसलिए 12 सदस्यीय बना ली। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हो जाती है। कब? 26 अक्टूबर 1946। देखो ये डेटें हैं, ये याद जरूर रखना है, ये याद करने वाली डेटें हैं, इसीलिए हम ज़्यादा डेटें नहीं लिखवाते हैं। आपको जितनी लिखवा रहे हैं उतनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले तो पता होना चाहिए हमें कि हमारी सरकार, अंतरिम सरकार कब बनी नेहरू के नेतृत्व में, तो 2 सितंबर 1946 को। इसमें कितने मंत्री थे, यानी कितने सदस्य थे नेहरू समेत, तो 12 सदस्य थे। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी पहली बार जब 2 सितंबर को बनी। मुस्लिम लीग बाद में 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हो गई। तो इसके 5 सदस्य जुड़ने थे, तो 12 थे, तो 5 जुड़ने हैं, तो इसका मतलब यह है इसमें से कोई और इस्तीफा देगा। ठीक है, तो इसीलिए 3 सदस्यों ने क्या किया, जो शरद चंद्र बोस, अली जहीर और सफात खां, ये तीनों जो सदस्य थे इन्होंने त्यागपत्र दिया। कौन से? शरद चंद्र बोस, अली जहीर और सफात खां, इन्होंने त्यागपत्र दिया। तो ऐसे करके एक संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अब जो योजना जो बनी उसके तहत सरकार का गठन हुआ, अंतरिम सरकार का। इसके मंत्रियों के नाम और उसके कार्य यानी विभाग कई बार पूछे गए एग्जाम में, तो ये हमें देख लेने चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू तो नेतृत्व में इनकी मत बनी रही, तो ये कार्यकारी उपाध्यक्ष रहे, यानी कार्यकारी जो परिषद थी उसके उपाध्यक्ष हो गए, क्योंकि अध्यक्ष अभी भी कौन था, वायसराय ही था। ठीक है, तो उपाध्यक्ष कौन रहे, नेहरू रहे। इनके पास विदेश के भी मामले दे दिए और राष्ट्रमंडल के भी मामले दे दिए गए इन्हें। सरदार पटेल जी थे, इन्हें क्या दिया गया, गृह यानी होम मिनिस्ट्री, सूचना और प्रसारण भी इन्हें दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बलदेव सिंह, इन्हें रक्षा विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। जगजीवन राम जी को क्या दिया गया, श्रम विभाग दिया गया। इससे पहले श्रम विभाग किसके पास था, सपात खां के पास में था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा दिया गया। ठीक है, औड़ा आसफ अली को रेलवे, और सी एच भाभा को क्या दिया गया, कार्य खान एवं बंदरगाह। ये जो मंत्रालय था पहले किसके पास था, सैयद अली जहीर के पास था। जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति की विभाग दिया गया, और इससे पूर्व ये विभाग किसके पास था, तो शरद चंद्र बोस के पास था। अब ये सदस्य हो गए कितने, कितने सदस्य हो गए, 9 सदस्य हो गए कि 10? 9 सदस्य जो हो गए। अब क्या हो रहा है, 9 ही हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, अब मुस्लिम लीग के सदस्य और जो शामिल हुए 5, उनके नाम और लिख लो। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, लो जल्दी। ठीक, मुस्लिम लीग के जो सदस्य शामिल हुए थे उनको और लिख लीजिएगा। ठीक है, 5 सदस्यों को। ठीक है, मुस्लिम लीग के सदस्य, लीग के सदस्य यानी ये मंत्री कौन से बने, तो नंबर 1 आई चंद्रिकर, आई चंद्रिकर, चुंदरीकर। ठीक है, इनके पास कौन सा वाणिज्य विभाग था, वाणिज्य विभाग। ठीक है, वाणिज्य विभाग था। लियाकत अली खां, दूसरे लिखो, लियाकत अली खां, लियाकत अली खां। लियाकत अली खां के पास में वित्त था, कई बार आपने पढ़ा है, क्वेश्चन आए यहाँ से, कई बार पूछा गया लियाकत अली खां को, इनके पास वित्त विभाग था। नेक्स्ट थे अब्दुल रब नश्तर, अब्दुल रब
नस्तर। अब्दुल नस्तर हो जाए या कहीं कहीं निस्तार भी लिखा आता है, क्या निस्तर या निस्तार, निस्तर ऐसे भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है, निस्तर या निस्तार भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आ जाए तो इनके पास में कौन सा था, संचार, कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद में कितने हो गए, 3 हो गए। और लिखो जोगेंद्र नाथ, जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल जी के पास में क्या था, तो विधि विभाग था, ठीक है, विधि, लॉ। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद पहली सरकार बन रही है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आ जा रहे हैं वहां पर, ठीक है। अब एक और मंत्री थे, वो कौन थे, जफनर अली खां, नहीं गजनर, गजनफर अली खां, अली खां, ठीक है। ये इनके पास क्या था, तो स्वास्थ्य था, स्वास्थ्य। ये मंत्री थे क्या है, अंतरिम सरकार के। अभी जब हम स्वतंत्रता मिल जाएगी हमें, तब हम देखेंगे पहली स्वतंत्र सरकार के मंत्री, उसमें कुछ चेंजें की गई थी, क्योंकि अब फिर उसके बाद में तो आपको पता है कि मुस्लिम लीग नहीं रही, तो फिर भारतीय सदस्य ही रहेंगे उसमें, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम अभी देखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपसे अगर पूछा जाए इसका मूल्यांकन, तो इसके मूल्यांकन में आप लोग क्या कह सकते हो। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद करो, उन्होंने कहा कि ये कैबिनेट मिशन योजना है वो क्या है, या ये अंतरिम सरकार है वो क्या है। अंतरिम सरकार के बारे में वैसे स्पेशली ये बोला था उन्होंने कि अंतरिम सरकार क्या है, कि ऐसी सरकार है जो क्या है, एक देश में 2 देश चला रहे हैं, एक सरकार को 2 देश चला रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग एक अपना है, मुस्लिम यानी पाकिस्तान को लेके बात कर रही थी, और भारत तो भारत था। कांग्रेस के कहने का तात्पर्य है कि जो एक ही सरकार 2 देश चला रही है ना, ठीक है, ध्यान रखना, यानी 2 देशों की एक ही सरकार है, ठीक है। तो चलो इसे एक चीज और याद रखना कि एटली ने घोषणा की थी, ये कभी कभी आ जाती है, इसे और लिख लो आप लोग। जो एटली थे प्रधानमंत्री, इन्होंने एक घोषणा की थी, ये हमें याद आ रहा है, तो आप लोग लिख लो इसे। कहाँ पढ़ोगे हिस्ट्री वगैरह में, यहीं पर एक बात देख लो, है ना। तो एटली ने 10 फरवरी, जो एटली प्रधानमंत्री थे, इटली जो पीएम थे, है ना, ब्रिटेन के, इन्होंने एक घोषणा की, कब, 10 फरवरी को, 10 फरवरी को, ठीक है, 10 फरवरी 1947, 1947 को एक घोषणा की, और इन्होंने कहा कि ब्रिटिश का जो मतलब सम्राट है वो क्या है, 19 जून 1948 तक, कब, जून 1948 तक हम क्या कर देंगे, पूर्ण सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। यानी जून 1948 तक पूर्ण सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, हस्तांतरित कर दी जाएगी, ठीक है, हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो ये बात किसने बोली, एटली ने घोषणा की। कब की, ये डेट आई है सारी एग्जाम में, नहीं तो आप क्वेश्चन लगाएंगे तो पता चलेगा। 10 फरवरी 1947 को, और डेडलाइन क्या रखी इसकी, तो 1948 की, जून की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। एटलीस्ट हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी हमारा देश अब स्वतंत्र हो रहा है संवैधानिक विकास के हिसाब से। वैसे तो 1947 में हो गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये माउंटबेटन योजना थी, उसके आधार पर लाया गया। ध्यान रखना, किसके आधार पर, माउंटबेटन योजना के आधार पर लाया गया। और आपसे पूछा जाए कि इसे ब्रिटिश संसद में पेश कब किया गया, तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, और 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया था ब्रिटेन से। अब हम देखते हैं इसमें प्रावधान क्या क्या थे। 4-5 प्रावधान हमारे मतलब के हैं, उन्हें देखेंगे अब। तो
तो इसमें पहली बार कहा गया कि 2 अधिराज्यों की स्थापना होगी। अधिराज्य मतलब कौन से हो गए? भारत और पाकिस्तान। इसी के तहत पाकिस्तान को 14 अगस्त को और भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता प्रदान की गई। ठीक है। और दूसरा जो प्रावधान था वो क्या था? दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, यानी जब तक उन्हें क्या है कह सकते उनकी संविधान सभाएं संविधान निर्माण नहीं कर लेती, अपनी सरकारें न चुन लेती हैं, तब तक क्या है अलग अलग गवर्नर जनरल रहेंगे। ठीक है। और वो गवर्नर जनरल कहाँ से आएंगे? जो उन देशों की मंत्रिमंडल है उनकी सलाह से बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और तीसरा प्रावधान था कि देशी रियासतों को किसी भी अधिराज्य में, यानी कहने का तात्पर्य था चाहे तो भारत में और चाहे पाकिस्तान में शामिल होने का अधिकार दिया गया। यानी चाहे तो भारत में शामिल हो सकती थी देशी रियासतें, चाहे पाकिस्तान में हो सकती थी। इसी पर हम लोग देखते हैं कि हमारे सरदार पटेल जी और मेनन साहब, इनकी अहम भूमिका रही देशी रियासतों को भारत में शामिल करने की, है ना। तभी तो इन्हें कहा जाता है कि एक हाथ में तलवार एक हाथ में लड्डू लेके पटेल साहब घूमते थे, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि ऐसे लड्डू और तलवार लेके घूमते थे, ये मुहावरा है। कहने का तात्पर्य है कि पहले या तो आप जो प्रस्ताव दिए जा रहे हैं उनसे मान जाओ, उनसे यानी तुम्हारे सामने ये योजना रखी जा रही है, तुम्हें ये अधिकार दिए जाएंगे रियासतों को, ये सब मान जाओ, नहीं तो हम क्या शक्ति के आधार पर लेंगे, है ना। ये इसका मतलब ये है। ठीक। और देख ही रहे हो आप लोग कि जो हमारा हैदराबाद लिया गया वो शक्ति के आधार पर ही लिया गया, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक क्या होगा? शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार होगा। लेकिन इसमें ये भी कहा गया कि उसमें इच्छा अनुसार जो देश है उसमें संशोधन कर सकता है। ठीक है, अपने इच्छा अनुसार इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर शासन कैसे चलेगा? 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है। नेक्स्ट प्रावधान था कि सत्ता संविधान सभा को सौंपी जाएगी। किसको सौंपी जाएगी? संविधान सभा को। कहने का तात्पर्य है अब जो भारत में सत्ता सौंपी जाए, किससे सौंपी जाए? किसी पार्टी को नहीं। तो उन्होंने कहा संविधान सभा है उसे सौंपी जाएगी, यानी संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही है उसमें ऑलरेडी हर एक पार्टी के लोग हैं, तो उसे संविधान सभा को ही सत्ता सौंपेंगे। और इसने बात की कि भारत और पाकिस्तान के सीमा विभाजन के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, है ना। उस आयोग का नाम क्या था? सर रेडक्लिफ आयोग। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में आया है। क्या नाम है? सर रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया, जिससे क्या है भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का विभाजन हुआ। ठीक। और एक बात कही गई कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता अपनी इच्छा अनुसार होगी, यानी कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रमंडल का कोई देश सदस्य बनना चाहता है भारत पाकिस्तान में से तो बने, और नहीं बनना चाहता है तो ना बने। आपको पता है पाकिस्तान राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं बनाता लेकिन भारत बनाता है ना। तो इसका एक क्वेश्चन आया है, मैं कहीं लगा रहा था कि राष्ट्रमंडल का सदस्य है भारत, यानी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, इसलिए भारत की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। तो ये इसमें क्वेश्चन आया है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया है मैं जो बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये तो सही है कि राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन स्वतंत्रता प्रभावित होती है, ये तो गलत बात है। भारत पूर्ण रूप से संप्रभु राज्य है, ऐसे पूर्ण रूप से सोवरेनिटी प्राप्त है, तो इसलिए क्या है दूसरा गलत हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया, है ना। तो क्वेश्चन कितना भी टफ है, और ये क्वेश्चन बता रहा हूँ शायद हो सकता है यूपीएससी या पीसीएस वगैरह का क्वेश्चन है ना। लेकिन ये क्वेश्चन इतने सरल हो जाते हैं जब आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो। तो देखो हम फालतू की चीज़ें पढ़ाने पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, समय बर्बाद करना है नहीं। आपका समय बर्बाद ना हो इसीलिए हम बोर्ड पे पहला लिखा हुआ तब रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम लिखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा, है ना। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास से क्या होगी कि संविधान सभा संविधान पढ़ेंगे हम, तो उसमें क्या होगा, उसमें इतना लिखने के लिए नहीं होता है, उसमें चीज़ें समझाने के लिए ज़्यादा होती हैं, तो उसमें हम साथ साथ भी लिख लेंगे, ठीक है। और हो सकता है लाइव क्लास भी कभी से शुरू करने लग जाए। ठीक। तो नेक्स्ट जो क्या था कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता इच्छानुसार हो, यानी कोई भी देश लेना चाहे तो ले, नहीं लेना चाहता है तो ना ले। और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण अब समाप्त होता है, यानी इसमें कहा गया ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण समाप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है भारतीय स्वतंत्रता के लिए यह अधिनियम आया, यानी भारतीय स्वतंत्रता मिली इससे, और भारत और पाकिस्तान जैसे दो अलग अलग देश बने, ये सारी चीज़ें इसमें की गई थी, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसके बारे में विभिन्न विभिन्न लोगों ने क्या क्या बोला, अगर आपसे पूछा जाए कि आप ही क्या इसके बारे में बात करोगे, तो ये अधिनियम क्या था जो 200 वर्ष से सत्ता
अंग्रेजों के हाथ में थी, कह सकते हो 200 वर्षों से हम अधीन थे उनके, वहाँ से हमें क्या मिली, मुक्ति मिली। ठीक है, इसी को लेकर, इसी अधिनियम को लेकर कुछ विद्वानों ने, एक दो ने बोला है। जैसे एक विद्वान का नाम आता है लॉर्ड सैमुअल। कौन सा? लॉर्ड सैमुअल। लॉर्ड सैमुअल, इन्होंने तो इतना तक कह दिया कि ये एक ऐसी संधि है जिसमें कोई युद्ध हुआ ही नहीं है। इन्होंने कहा कि इतिहास की एक अनोखी संधि है, यानी देश संधि हो रही, संधि मतलब कहने का तात्पर्य है ये ऐसा समझौता हो रहा है कि यहाँ कभी युद्ध हुआ ही नहीं है ना। ये सैमुअल ने बोला। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने बोला, कि इतिहास की एक ऐसी घटना या ऐसी संधि है जिसमें युद्ध हुआ ही नहीं, यानी बिना युद्ध की संधि है, ये किसने बोला था? लॉर्ड सैमुअल ने बोला था। अगर बोला जाए नॉर्मन डी पामर, नॉर्मन डी पामर, पामर, ठीक है, पामर होती है, ठीक है, नॉर्मन डी पामर। इन्होंने कहा था ब्रिटिश संसद के इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण शायद ही कोई बिल होगा, यानी कोई प्रस्ताव होगा, बिल होगा या प्रस्ताव होगा जो इतनी जल्दी और इतनी कम चर्चाओं के आधार पर लागू किया गया या पास किया गया है। ठीक है, अगर ऐसा कहीं आ जाए तो नॉर्मन डी पामर को लगा देना। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय जो इटली थे, उन्होंने क्या कहा था, यह अधिनियम विभिन्न घटनाओं के तांतों का क्या है, एक चरम सीमा है। मतलब बहुत सारी घटनाएं हुई, तांते का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई, है ना, तो उसके एक यह क्या है, चरम सीमा, यानी अब इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता था, इसलिए क्या है, ये अधिनियम लाया गया। ठीक है, और अगर जब बोला जाए कि ये अधिनियम लागू कैसे हुआ, तो आपको पता है 14 और 15 अगस्त को दोनों, यानी पाकिस्तान और भारत दोनों आज़ाद हो गए, और इसी आधार पर 15 अगस्त 1947 की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यानी तिरंगा फहराया, है ना, और उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया सो रही है और हम स्वतंत्रता, और कह सकते हो व्यक्ति की स्वतंत्रता और ये सब चीज़ें हम क्या अपना रहे हैं, यानी हम क्या अपनी स्वतंत्रता की स्वतंत्र हवाओं में सांस ले रहे हैं, ऐसे करके कुछ बोला था। ठीक है, तो अब हम देख ले रहे हैं इसका जो मंत्रिमंडल हुआ था, यानी स्वतंत्रता के बाद मंत्रिमंडल जो गठित हुआ था, उसमें कौन से सदस्य थे, ये कई बार एग्जाम में आया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देख ले रहे हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। इसमें कई बार पूछा गया है कौन सा मंत्री पे कौन सा विभाग था। ठीक है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए हम क्या इसे कवर कर ले रहे हैं। ठीक, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको पता है पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री, उनके पास राष्ट्रमंडल के मामले, विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध, ये विभाग थे इनके पास में। ठीक है, कौन सा, पीएम थे, राष्ट्रमंडल मामले थे इनके पास, विदेश मामले थे और वैज्ञानिक शोध था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास में गृह था, यानी होम मिनिस्ट्री थी, सूचना और प्रसारण और राज्यों के मामले, है ना, इसीलिए तो राज्यों के मामलों में कौन थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये इनके पास में शिक्षा थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास में खाद्य एवं कृषि था, इनके पास वही पहले वाला ही रहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास में विधि यानी लॉ मिनिस्ट्री थी। ठीक है, सरदार बलदेव जी के ये रक्षा मंत्रालय। ठीक है, जॉन मथाई रेलवे और परिवहन था इनके पास में। आर के सडगुमन शेट्टी के पास में वित्त मंत्री थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले। जगजीवन राम ये पहले श्रम मंत्री थे, और CH भाभा ये वाणिज्य मंत्री थे पहले स्वतंत्र भारत के, और राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। और ये एक चीज याद और रखना कि ये पूरे मंत्रिमंडल में एक महिला सदस्य थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में एक महिला सदस्य थी, वो कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट रफीद अहमद किदवई थे, ये संचार मंत्री थे। BN गौडगिल थे, ये कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो क्या थे, उद्योग और आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें सारे लोग कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, है ना, कितना अच्छा हमारा कह सकते हो लोकतांत्रिक पद्धति थी उस समय। ठीक है, आज के समय बड़ा सिचुएशन गलत हो जाती है, तुरंत पार्टी कोई किसी पार्टी कोई कुछ, है ना, लेकिन उस समय क्या था, देखो सारी पार्टियों के लोग हैं इकट्ठे सरकार चला रहे हैं। ठीक है, तो ये थे, आपको पता है ये कांग्रेस नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कांग्रेस से नहीं थे, ये कांग्रेस से नहीं थे ये लोग। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, मंत्रिमंडल में शामिल थे।
तो कहने का तात्पर्य स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है, इसे ठीक से देख लेना। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे संविधान सभा का निर्माण, यानी संविधान सभा का कैसे निर्माण हुआ और उसने संविधान सभा ने कैसे कैसे काम किया, कौन सी समितियां थीं और कौन से लोग थे, महिलाएं थीं तो 15 महिलाएं थी, 15 महिलाएं कौन सी थीं, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद आज के लिए।